नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल एसआर क्लासेस में। आज का जो हमारा विषय है वो है हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल। ठीक है, इसके पिछले वीडियो में हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में जान चुके हैं, उसकी विशेषताओं के बारे में जान चुके हैं, उसके उत्खननकर्ता के बारे में जान चुके हैं, किस प्रकार हड़प्पा सभ्यता हमारे सामने आया इसको भी जान चुके हैं। ठीक है, आज हम जो जानेंगे वो है हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल। ये प्रमुख स्थल वे स्थल हैं जो हड़प्पा सभ्यता में पाए गए हैं और इन स्थलों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है इस पूरी हड़प्पा सभ्यता को जानने में। इसमें हम जानेंगे इन प्रमुख स्थलों की विशेषताओं को एवं इन स्थलों से पाए गए साक्ष्यों के बारे में। ठीक है, इन सभी प्रमुख स्थलों में जो सबसे पहला नाम अगर किसी का आता है तो वो है हड़प्पा का। ठीक है, इसका नाम आता है हड़प्पा का। देखिए, इनमें सबसे प्रमुख नाम आता है हड़प्पा का। इस हड़प्पा स्थल से ही, इस हड़प्पा स्थल की खुदाई या उत्खनन के आधार पर इस संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता का नामकरण हुआ है, इसे जाना जाता है। ठीक है, अब इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, हड़प्पा जो है अविभाजित भारत यानी कि 1947 से पहले जब भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एक अखंड भारत के हिस्सा थे, उस वक्त भारत में ही पड़ता था। लेकिन भारत के विभाजन के बाद इसे पाकिस्तान में गिना जाता है, पाकिस्तान में इसे माना जाता है और यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, हड़प्पा जो स्थल है वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में वही प्रांत आता है जो भारत और पाकिस्तान के बीच का जो हिस्सा है, उधर भी पाकिस्तान है और उधर भी पंजाब है और इधर भी पंजाब है। तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। तो अगर आपसे ये सवाल पूछे कि हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है तो आपका जवाब होना चाहिए रावी नदी के तट पर। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण ये पॉइंट है क्योंकि अक्सर इससे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, हड़प्पा जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में स्थित है और रावी नदी के तट पर स्थित है। अब हड़प्पा के बारे में सबसे प्रामाणिक जानकारी हमें कैसे मिलती है? तो हड़प्पा के बारे में सबसे प्रामाणिक जानकारी हमें दयाराम साहनी के द्वारा मिलती है, जिसका नाम आप सभी सुने होंगे। दयाराम साहनी के द्वारा ही उस वक्त के जो हमारे भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के जो महानिदेशक थे सर जॉन मार्शल, जिसका जिक्र हम इसके पिछले वीडियो में कर चुके हैं, तो उन्हीं के नेतृत्व में 1921 ईस्वी में, कब हुआ था? तो 1921 ईस्वी में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में किसके द्वारा? तो दयाराम साहनी के द्वारा। दयाराम साहनी द्वारा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके स्क्रीन पर भी आ रहा होगा, तो इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या नोट डाउन कर सकते हैं। तो हड़प्पा स्थल के बारे में हमें प्रामाणिक जानकारी किससे मिलती है? तो दयाराम साहनी के द्वारा, जिन्होंने उस वक्त के भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक, आपसे ये भी सवाल पूछ सकता है कि उस वक्त भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक कौन थे? तो सर जॉन मार्शल। ठीक है, सर जॉन मार्शल। उस वक्त सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई की, उसका उत्खनन करवाया और इसी के आधार पर हमें इस सभ्यता को हम हड़प्पा नामक या हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। ठीक है, आइए अब हम जानेंगे कि हड़प्पा जो स्थल है वहाँ से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, इसकी विशेषता क्या है, ये जो हड़प्पा स्थल है उसकी विशेषताएँ क्या है। ठीक है, देखिए, पूरा सभ्यता जो है, हड़प्पा सभ्यता कहें या सिंधु सभ्यता कहें, पूरा सभ्यता एक प्राचीन सभ्यता रही है जो पूरी तरह से विकसित, फलित और नगरीय व्यवस्था रही है। लेकिन इसके साक्ष्यों के बारे में बात करें तो यहाँ से सबसे अधिक साक्ष्यों में हमें कब्र, टीले, नगर, दुर्ग, यही सबसे अधिक प्राप्त हुए हैं। मृण मूर्तियाँ और कुछ कांस्य के प्रतिमाएँ मिली हैं, जिसके आधार पर हम इसका चरित्र चित्रण करते हैं। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या चीज़ विशेषताएँ, क्या क्या साक्ष्य पाए गए हैं।
तो हड़प्पा से सबसे पहले 2 टीले प्राप्त हुए हैं, एक पूर्वी टीला, दूसरा पश्चिमी टीला। तो पूर्वी टीले को नगर टीला कहा जाता है, ठीक है। हड़प्पा से 2 टीले प्राप्त हुए हैं, एक पूर्वी टीला, दूसरा पश्चिमी टीला। पूर्वी टीले को नगर टीला और पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला कहा जाता है, और इस संपूर्ण टीले को ही माउंट एबी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन जरूर कीजिएगा। अगर आपसे ये सवाल पूछे कि माउंट एबी कहाँ से पाया गया है, तो हड़प्पा से, ठीक है। इसके अलावा एक और ऐसा माउंट मिला है, एक और टीला मिला है जिसे माउंट एफ भी कहा जाता है, माउंट एफ, ठीक है। ये 2 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हड़प्पा से ही माउंट एबी मिला है और हड़प्पा से ही माउंट एफ मिला है, और इसके जो उत्खनन करता है, खोज करता है, ये है J.M. केन्योर, J.M. केन्योर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हड़प्पा से जो 2 टीले मिले हैं, उन 2 टीलों को एबी टीला या माउंट एबी भी कहा जाता है, और एक अन्य टीला मिला है जिसे माउंट एफ कहा जाता है, जिसके उत्खनन करता है J.M. केन्योर है, ठीक है। अब आगे देखिए, हड़प्पा से एक कब्रिस्तान मिला है, ठीक है। एक कब्रिस्तान का साक्ष्य मिला है जिसे कब्रिस्तान R37 कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट डाउन कीजिएगा। कब्रिस्तान R37 या H आकार का कब्रिस्तान, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा से ही कब्रिस्तान मिला है, उस कब्रिस्तान को R37 या H कब्रिस्तान भी कहा जाता है। तो अगर आपके सामने ये प्रश्न आए, और अक्सर ये प्रश्न आते हैं कि R37 के साक्ष्य कहाँ से पाया गया है, तो आपका जवाब होगा हड़प्पा से। अगर आपसे ये पूछे कि H जो कब्रिस्तान है वो कहाँ से पाया गया है, तो आपका जवाब होगा हड़प्पा से, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। हड़प्पा से ही सबसे पहली बार कर्मचारियों के आवास और श्रमिकों के आवास के साक्ष्य हमें मिलते हैं, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कर्मचारियों के साक्ष्य और श्रमिकों के आवास के जो साक्ष्य हैं वो कहाँ से मिलते हैं, हड़प्पा से मिलते हैं। आगे है कि पीतल की और कांसे की एक्का गाड़ी का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, हड़प्पा से मिलता है। पीतल की और कांसे की एक्का गाड़ी का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, हड़प्पा से मिलता है। इसके बाद है कि एक मुद्रा पर, पैर पर, या मुद्रा कहें या मुहर कहें, तो एक मुद्रा पर पैर में सांप को दबाए हुए एक गरुड़ का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, हड़प्पा से ही मिलता है, ठीक है। इसके आगे है स्त्री के गर्भ से निकलते हुए एक पौधे का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो वो भी हड़प्पा से ही मिलता है, और इस साक्ष्य को क्या कहा जाता है, पृथ्वी माता, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपसे ये भी प्रश्न पूछे कि पृथ्वी माता का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो आपका जवाब होगा हड़प्पा, ठीक है। पृथ्वी माता का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो ये भी होगा हड़प्पा से, ठीक है। एक स्त्री के गर्भ से एक पौधे के निकलने का साक्ष्य जो हड़प्पा से प्राप्त हुआ है, और इसी साक्ष्य को पृथ्वी माता भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद है कि वृत्ताकार चबूतरा, ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, हड़प्पा से ही प्राप्त हुआ है। वृत्ताकार चबूतरा कहाँ से प्राप्त हुआ है, हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा है पुरुष के धड़ की पाषाण मूर्तियाँ। अब सोचिए धड़ किसे कहते हैं, तो धड़ से तात्पर्य ऐसे उस स्थिति से है जिसमें किसी पुरुष का सिर और गले का हिस्सा नहीं होता है, यानी कि सिर और गले के निचले हिस्से को, जिसमें सिर और गले का साक्ष्य ना हो, केवल कंधे और उसके नीचे का साक्ष्य हो। तो इस प्रकार के पुरुष का, इस प्रकार के मनुष्य का साक्ष्य भी कहाँ से मिला है, हड़प्पा से ही मिला है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि लाल पत्थर की मानव की मूर्ति और कांसे की नर्तकी की मूर्ति, ठीक है। लाल पत्थर की मानव की मूर्ति
और काले पत्थर के नर्तकी की मूर्ति का जो साक्ष्य है वो भी हड़प्पा से ही प्राप्त हुआ है। देखिए ये जितने भी साक्ष्य हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, आपके सामने आ रहा होगा, तो आप इसे नोट डाउन करें, इसको आप याद करें या जैसे भी करें, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इनसे प्रश्न आए हुए हैं, ये सारे प्रश्न आए हुए हैं और आगे भी आएंगे, इसकी बात की पूरी गारंटी है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी जो पैटर्न चेंज हो रहा है दिन प्रतिदिन एग्जाम्स का, जितने टफ लेवल के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो ये स्वाभाविक है कि इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और अगर आप बीपीएससी, यूपीएससी या किसी भी एसएससी का अगर उस लेवल का कोई भी आप प्रश्न पत्र उठाकर देखेंगे तो आपको ये सारे प्रश्न मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन करें, इसको आप याद रखें, इसको आप कंठस्थ करें, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे क्या है, तो आगे है कि आगे जो हम इसके पहले पढ़ लें कि लाल पत्थर के मानव की मूर्ति और काले पत्थर की नर्तकी की मूर्ति का साक्ष्य भी कहाँ से प्राप्त हुआ है, हड़प्पा से ही प्राप्त हुआ है। इसके अलावा एक बर्तन पर मछुआरे का साक्ष्य भी कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो वो भी प्राप्त हुआ है हड़प्पा से, ठीक है। बर्तन पर मछुआरे का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, हड़प्पा से, ठीक है। अब जो मैंने आपके सामने पॉइंट रखा, जो भी पॉइंट आपके सामने ये मैं दे रहा हूँ, इसके अलावा कुछ और पॉइंट है जो इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उनमें है कि कब्रिस्तान सभ्यता के साक्ष्य या कब्रिस्तान संस्कृति का साक्ष्य अगर कहीं से प्राप्त होता है तो वो है हड़प्पा से, ठीक है। अगर आपसे ये प्रश्न पूछे कि कब्रिस्तान संस्कृति कब्रिस्तान संस्कृति का साक्ष्य कैसे मिलता है तो वो है हड़प्पा से, ठीक है, क्योंकि हड़प्पा से ही सबसे अधिक कब्रिस्तानों के साक्ष्य मिले हैं। इसलिए कब्रिस्तान संस्कृति का साक्ष्य अगर आपसे पूछे कि कब्रिस्तान संस्कृति के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं तो आपका जवाब होगा हड़प्पा से, ठीक है। इसके आगे है, ये भी कब्रिस्तान से ही संबंधित है, कि पहली बार लकड़ी के ताबूत कब्रिस्तान में, या जो कब्रिस्तान संस्कृति थी उसमें लकड़ी के ताबूत का इस्तेमाल पहली बार या कहाँ से इसके साक्ष्य प्राप्त हुए तो वो भी हड़प्पा से हुआ है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि लकड़ी के ताबूत, ठीक है, यहाँ मैं लिखता हूँ लकड़ी के ताबूत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, हड़प्पा से ही मिले हैं। और इस लकड़ी के ताबूत को ही विदेशी ताबूत, इस लकड़ी के ताबूत को ही विदेशी ताबूत या विदेशी कब्रिस्तान भी कहा जाता है। तो अगर आपके सामने ये प्रश्न हो कि लकड़ी के ताबूत के साक्ष्य या विदेशी ताबूत या विदेशी कब्रिस्तान के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं तो इसका जवाब होगा हड़प्पा से, ठीक है। आगे है, हड़प्पा से सबसे अधिक अभिलेख युक्त मुहरें प्राप्त हुई। अब देखिए ये जो पॉइंट है ना, ये अक्सर कंफ्यूज करता है, क्योंकि ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों से रिलेट है। एक ये कि सबसे अधिक अभिलेख युक्त मुहर कहाँ से प्राप्त हुए हैं तो वो प्राप्त हुए हैं हड़प्पा से, जबकि सबसे अधिक मुहर कहाँ से प्राप्त हुए हैं तो उसका जवाब होगा मोहनजोदड़ो से, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे अधिक अभिलेख युक्त अगर मुहर कहीं से प्राप्त हुए हैं, अभिलेख युक्त याद रखिएगा, अभिलेख युक्त सबसे अधिक अभिलेख युक्त मुहर कहीं से प्राप्त हुए हैं तो वो हड़प्पा है, जबकि सबसे अधिक मुहर अगर कहीं से प्राप्त हुए हैं तो वो है मोहनजोदड़ो से, ठीक है। इसके अलावा शंख का बना बैल एवं कांस्य का दर्पण, ठीक है, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, अक्सर पूछा जाता है। जैसे लिपस्टिक के साक्ष्य कहाँ से पाए गए, तो इस प्रकार के साक्ष्य, इस प्रकार के प्रश्न आपके सामने आएंगे और आते रहेंगे। उसी प्रकार ये है कि कांस्य के दर्पण के साक्ष्य कहाँ से पाए गए हैं तो इसका जवाब होगा हड़प्पा से, ठीक है। कांस्य के दर्पण के साक्ष्य कहाँ से पाए गए हैं, हड़प्पा से। और आगे बढ़ते हैं, इसमें एक और है पॉइंट इसमें कि मनुष्य द्वारा या मनुष्य के साथ, मनुष्य के शव के साथ किसी बकरे के पंजे का अवशेष का साक्ष्य कहीं से मिलता है तो वो है हड़प्पा से, ठीक है। मनुष्य के शव के साथ किसी बकरे के अस्थि
पंजर का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो वो है हड़प्पा से। ठीक है, तो ये जितना पॉइंट आपके सामने मैंने रखा है, जितना भी पॉइंट आपके सामने ये दिया गया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन करें। ठीक है, इससे बाहर इस टॉपिक से आने का कोई सवाल नहीं है, इसकी पूरी गारंटी है मेरी कि अगर आपसे हड़प्पा स्थल से कोई सवाल आता है कि ये साक्ष्य कहाँ से पाए गए हैं, तो इससे बाहर आने के कोई चांसेस नहीं है, इसकी पूरी गारंटी है मेरी। ठीक है, चलिए अब अगला हमारा जो पॉइंट है वो है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थलों में से एक है। इसके बारे में हम थोड़ी जानकारी इकट्ठा करेंगे। देखिए, मोहनजोदड़ो भी जो है ना वो पाकिस्तान में ही पाया गया, पाकिस्तान में ही स्थित है। यह पाकिस्तान के सिंध के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। ठीक है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में सिंध के लरकाने जिले में, किस जिले में, सिंध के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। और इसी नदी के आधार पर, इसी नदी के किनारे अवस्थित होने के कारण इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। तो मोहनजोदड़ो अगर आपसे पूछता है कि किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपका जवाब होना चाहिए सिंधु नदी। ठीक है, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध के लरकाने जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। और इसके बारे में सबसे प्रामाणिक जानकारी इसके उत्खननकर्ता जो है वो है राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी, राखलदास बनर्जी। ठीक है, मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता कौन है, राखलदास बनर्जी। इन्होंने भी उस वक्त के जो हमारे भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे सर जॉन मार्शल, उनके नेतृत्व में 1922 ईस्वी में इस स्थल का उत्खनन करवाया, 1922 ईस्वी में। ठीक है, 1922 ईस्वी में इस स्थल का उत्खनन करवाया। ठीक है, तो अगर आपसे ये प्रश्न पूछे कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया, तो उसका जवाब होगा राखलदास बनर्जी ने। इन्होंने 1922 ईस्वी में इस स्थल का उत्खनन करवाया था। हड़प्पा के बारे में अगर पूछे तो उसका उत्खनन का कार्य दयाराम साहनी ने किया था 1921 ईस्वी में। और अगर मोहनजोदड़ो के बारे में पूछेगा तो उसका जवाब होगा 1922, और ये थे राखलदास बनर्जी। ठीक है, ये दो महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको आप नोट डाउन कर लें। अब देखिए, मोहनजोदड़ो के बारे में एक बहुत ही प्रचलित तथ्य है। मोहनजोदड़ो के बारे में कहा जाता है कि यहाँ से सभ्यताओं के 7 क्रमिक स्तर मिले हैं। सभ्यताओं के 7 क्रमिक स्तर, जिसका मतलब है एक के बाद एक के बाद लगातार 7 सभ्यताओं का विकसित होना। और इसका जो कारण था, क्योंकि यहाँ से ही, यानी कि मोहनजोदड़ो से ही पहली बार हमें इस सभ्यता के बाढ़ के कारण 7 बार बसने और उजड़ने का साक्ष्य हमें मिलता है। ठीक है, इसी वजह से इसे हम कहते हैं कि यहाँ से सभ्यताओं के 7 क्रमिक स्तर मिले हैं। ठीक है, दूसरा ये है, जो सबसे विशाल अगर इंफ्रास्ट्रक्चर है तो वो जो मिले हैं मोहनजोदड़ो से ही मिले हैं। हड़प्पा में तो हमने देख लिया कि क्या क्या साक्ष्य पाए गए हैं, क्या क्या विशेषताएं रही हैं, लेकिन मोहनजोदड़ो के बारे में समझने के लिए एक महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है, एक महत्वपूर्ण ट्रिक ये भी है कि जितने भी बड़े बड़े हड़प्पा सभ्यता के इंफ्रास्ट्रक्चर मिले हैं, चाहे वो वृहद स्नानागार हो या वृहद अन्नागार हो, जिसे हम ग्रेनरी कहते हैं या बाथरूम कहते हैं, उनके साक्ष्य जो हैं हमें मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुए हैं। सभा भवन के साक्ष्य भी हमें मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुए हैं। तो ये भी इसको एक याद करने का तरीका है कि अगर आपसे पूछे कि वृहद स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो आपका जवाब होना चाहिए मोहनजोदड़ो से, क्योंकि वृहद स्नानागार ये जो पूरे सभ्यता में सबसे बृहद थी, मोहनजोदड़ो में वृहद थी। इसके अलावा वृहद अन्नागार, ये वृहद अन्नागार जो है वो केवल मोहनजोदड़ो में ही नहीं बल्कि पूरे हड़प्पा सभ्यता में सबसे विशाल स्ट्रक्चर थी। ठीक है, और इसके अलावा सभा भवन, सभा भवन से तात्पर्य ये है कि उस वक्त के जब जो लोग थे, जो सभ्यता थी, वो इस सभा भवन में इकट्ठा होकर पूजा के कार्य किया करते थे, पूजा या सभाओं के कार्य किया करते थे।
इसीलिए इसे हम सभा भवन भी कहते हैं। तो इसका साक्ष्य भी हमें कहाँ से प्राप्त होता है? मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त होता है। ये 3 चीज़ तो याद हो गया कि बृहद स्नानागार, बृहद अन्नागार और सभा भवन, इन तीनों के साक्ष्य अगर कहीं से मिलते हैं तो वो है मोहनजोदड़ो से मिले हैं, जिसका हम आगे विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले एक और चीज़ जानिए कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है जो अक्सर सामने सवालों में आते रहता है, उसका है कि मृतकों का टीला किसे कहा जाता है। ठीक है, मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? ठीक है, मृतकों का टीला, मृतकों का टीला बहुत इंपॉर्टेंट है। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को ही मृतकों का टीला कहा जाता है। अब देखिए मैंने ये क्यों लिखा, क्यों बताया आपको, क्योंकि इससे पहले हम हड़प्पा के बारे में देख रहे थे जिसमें हमें कब्रिस्तान मिल रहा था, जिसमें हमें कब्रिस्तान के साक्ष्य प्राप्त हो रहे थे। वो कब्रिस्तान था R37, वो कब्रिस्तान था H, वो कई प्रकार के कब्रिस्तान वहाँ से पाए जाते हैं और लकड़ी की ताबूत के साक्ष्य भी हमें हड़प्पा से ही मिल रहे थे। लेकिन जब हम मोहनजोदड़ो में आते हैं तो यहाँ से मृतकों के सबसे अधिक टीले मिले हैं। सबसे अधिक मृतकों के टीले कहाँ से मिलते हैं? मोहनजोदड़ो से। इसी आधार पर इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। तो अगर आपसे ये प्रश्न पूछे कि मृतकों का टीला किसे कहा जाता है तो आपका जवाब होना चाहिए मोहनजोदड़ो। ठीक है, अब देखिए, इसके बाद हम इसके जो प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, प्रमुख जो संरचना है सबसे बड़े बड़े, उसके बारे में जानेंगे। तो मोहनजोदड़ो से ही बृहद स्नानागार के साक्ष्य हमें मिले हैं। बृहद स्नानागार, ठीक है, इसको बाथ टब भी कहते हैं, बाथरूम भी कहते हैं। ठीक है, इसके लंबाई, चौड़ाई और डायमेंशन अगर आप चाहें तो मैं बता सकता हूं, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि उससे प्रश्न नहीं आते हैं। ठीक है, क्योंकि अलग अलग किताबों में, अलग अलग रिसर्चों में इसका अलग अलग लंबाई मिलता है, थोड़े बहुत का अंतर मिल ही जाता है, इसलिए इसके बारे में हम जिक्र नहीं करेंगे। हम बस इतना जानेंगे कि बृहद स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो मोहनजोदड़ो से। अब इसकी विशेषताओं के बारे में मैं बता देता हूँ। बृहद स्नानागार को जॉन मार्शल ने, बृहद स्नानागार को जॉन मार्शल ने उस वक्त का सबसे आश्चर्य संरचना कहा था। ठीक है, तो ये भी एक प्रश्न बनता है कि बृहद स्नानागार को किन्होंने उस वक्त की सभ्यता का सबसे आश्चर्यजनक रचना कहा था? तो वो थे जॉन मार्शल। या आपसे ये प्रश्न पूछे कि हड़प्पा सभ्यता का आश्चर्यजनक रचना कौन है, तो आपका जवाब होगा बृहद स्नानागार। ठीक है, इसके बारे में एक और विशेषता है कि जो ये स्नानागार था ये एक प्रकार का टब था, एक बाथ टब हुआ करता था। ठीक है, तो इस टब में पानी को बनाए रखने के लिए, जैसे आज के ज़माने में वाटर प्रूफिंग के लिए कई प्रकार के केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर प्लास्टिक के टंकी आते हैं, या टाइल्स मार्बल के आधार पर हम उसको पानी को बनाए रखते हैं, लीकेज से बचाए रखते हैं। तो उसी प्रकार इस सभ्यता में ये जो बृहद स्नानागार था, इसमें पानी को बनाए रखने के लिए, इसमें जल की स्थिति को बनाए रखने के लिए एक टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता था जिसे हम कहते हैं वाटर प्रूफिंग। ठीक है, तो वाटर प्रूफिंग का पहला साक्ष्य अगर हमें कहीं से मिलता है तो वो है मोहनजोदड़ो से। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर वाटर प्रूफिंग का पहला साक्ष्य कहाँ से मिलता है? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, इसके अलावा ये जो बृहद स्नानागार था, इस बृहद स्नानागार में पानी लाने का जो साक्ष्य हमें मिलता है, ये इस प्रकार से डेवलप किया गया था, इस प्रकार से इसको डिजाइन किया गया था कि इसमें सिंधु नदी पर जो बांध बनाया गया था, हड़प्पा सभ्यता में एक साक्ष्य मिलता है जिसमें सिंधु नदी पर बांध बनाने का हमें साक्ष्य प्राप्त होता है। तो इस बांध के द्वारा सिंधु नदी के जल को डायरेक्ट इस बृहद स्नानागार तक लाने का साक्ष्य भी प्राप्त होता है, यानी कि सिंधु नदी के जल के से ही इस बृहद स्नानागार में जल भरा जाता था। और इस जल को बनाए रखने के लिए एक टेक्निक का प्रयोग किया जाता था जिसे वाटर प्रूफिंग कहा जाता है। और वाटर प्रूफिंग का पहला साक्ष्य कहाँ से मिलता है? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा कि वाटर प्रूफिंग का पहला साक्ष्य कहाँ से मिलता है? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, अब देखिए
ये तो हो गया बृहद इसके स्ट्रक्चर, बृहद स्नानागार। इसके अलावा है बृहद अन्नागार, ठीक है, बृहद अन्नागार। बृहद अन्नागार जो है वो केवल मोहनजोदड़ो में ही नहीं बल्कि पूरी हड़प्पा सभ्यता का सबसे विशाल स्ट्रक्चर था, ठीक है। जो बृहद अन्नागार था जिसे हम कहते हैं ग्रेट ग्रेनरी, वो पूरी हड़प्पा सभ्यता का, न केवल मोहनजोदड़ो का बल्कि पूरी हड़प्पा सभ्यता का सबसे विशाल स्ट्रक्चर था, ठीक है। इसकी अगर लंबाई चौड़ाई के बारे में हम बात करें, देखिए वैसे तो इससे प्रश्न आते नहीं हैं, लेकिन अगर लंबाई चौड़ाई की बात करें तो इसकी लंबाई लगभग 45.7 मीटर और चौड़ाई लगभग 23 पॉइंट कुछ मीटर होगी, ठीक है। लंबाई इसकी 45.7 मीटर और चौड़ाई 23 लगभग कुछ मीटर के करीब में होगी, ठीक है। क्योंकि हर एक किताबों में और हर एक रिसर्चों में इसका अलग अलग दिया हुआ है, इसीलिए हम इसको लगभग के रूप में मानेंगे। और इससे प्रश्न नहीं आते हैं कि उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी थी, क्योंकि ये एक कन्फ्यूजन का सवाल है। बस सवाल इससे आते हैं कि बृहद स्नानागार कहाँ से पाया गया था, तो ये हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। और ये जो स्ट्रक्चर है वो पूरे हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी जो स्ट्रक्चर है या सबसे बड़ी संरचना कौन है, तो वो है बृहद स्नानागार। इसके अलावा आता है आपको सभा भवन। सभा भवन ये मुख्य जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बारे में मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ। बृहद सभा भवन, सभा भवन जो था वो उस वक्त लोग यहाँ इकट्ठा होकर पूजा, यज्ञ एवं कर्म कांड के लिए यहाँ पर इकट्ठा होते थे। तो उसके लिए इस सभा का, इस भवन का निर्माण किया गया था। तो अगर आपसे ये प्रश्न पूछे कि सभा भवन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो इसका जवाब हो जाएगा मोहनजोदड़ो से, ठीक है। एक अन्य स्मारक है, एक अन्य संरचना है कि 20 स्तंभों वाला भवन। तो 20 स्तंभों वाला भवन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो ये भी हो जाएगा मोहनजोदड़ो से, ठीक है। 20 स्तंभों वाला एक भवन का साक्ष्य कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से। तो ये इसको याद करने का एक ट्रिक है कि जितने भी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर हैं हड़प्पा सभ्यता के, चाहे वो बृहद स्नानागार हो, बृहद अन्नागार हो, सभा भवन हो या 20 स्तंभों वाला एक भवन हो, इसके साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। अब चलिए, ये तो इसके बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए। अब सड़कों पे आते हैं। सड़कों में एक महत्वपूर्ण इसकी विशेषता थी कि ग्रिड पैटर्न पर आधारित सड़कों का जाल, ग्रिड पैटर्न पर आधारित सड़कों के जाल या सड़कों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो वो भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त होते हैं। ग्रिड पैटर्न पर आधारित सड़कों का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो से, ठीक है। अब देखिए, ये जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर थे सब जान गए आप, ग्रिड पद्धति के बारे में जान गए आप। ये बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने आपके सामने रखा, जिसके बारे में आपसे मैं जिक्र कर रहा हूँ। अब आइए इसके कुछ और साक्ष्य हैं जो मोहनजोदड़ो से पाए गए हैं, उसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। अब देखिए, मोहनजोदड़ो से कौन कौन से साक्ष्य पाए गए हैं उसका हम जिक्र करेंगे। तो देखिए, मोहनजोदड़ो से सबसे महत्वपूर्ण धातु से निर्मित, और धातु में किस चीज़ से निर्मित, तो कांस्य से। तो कांस्य से निर्मित नर्तकी के और पत्थर से निर्मित पुजारी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से। अब देखिए, इससे पहले हम हड़प्पा सभ्यता में देख रहे थे कि मनुष्य के धड़ का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, पाषाण का, तो हड़प्पा था। लेकिन यहाँ है कि कांस्य से निर्मित नर्तकी और प्रस्तर यानी पाषाण पत्थर से निर्मित पुजारी के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो वो है मोहनजोदड़ो से, ठीक है। कांस्य से निर्मित नर्तकी और पत्थर से निर्मित पुजारी के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं, मोहनजोदड़ो से। इसके अलावा है कि मोहनजोदड़ो से एक नगरीय सभ्यता, एक नगरीय साक्ष्य मिला है जिसे HR नगर कहा जाता है, ठीक है। HR नगर कहा जाता है, HR नगर
HR नगर कहा जाता है। ठीक है, इसके पहले हम देख रहे थे कि R37, माउंट AB और माउंट F के साक्ष्य हमें कहाँ से मिल रहे थे? हड़प्पा से मिल रहे थे। और नगर HR के जो साक्ष्य हैं वो कहाँ से हमें मिलते हैं? मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। ठीक है, अब देखिए मोहनजोदड़ो से ही ये जो बाट होते हैं जिसको लोकल भाषा में बटखरा कहा जाता है। देखिए बाट के साक्ष्य कई जगह से मिले, लोथल से मिला है, चनहुदड़ो से मिला है और मोहनजोदड़ो से भी मिला है। लेकिन सब महत्वपूर्ण क्यों है? मोहनजोदड़ो से पाया हुआ बाट महत्वपूर्ण क्यों है? ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पूरी हड़प्पा सभ्यता में सबसे भारी और सबसे बड़ा बाट अगर कहीं से मिलता है, सबसे बड़ा बटखरा अगर कहीं से मिलता है तो वो है मोहनजोदड़ो से। ठीक है, तो अगर आपसे ये प्रश्न पूछे कि सबसे भारी बटखरे का साक्ष्य कहाँ से मिलता है तो आपका जवाब हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो से ही मुद्रा पर पशुपति नाथ शिव की मूर्ति का अंकन मिलता है या उनके अंकन का मुहर मिलता है। तो अगर आपके सामने ये प्रश्न आता है कि किस स्थान से पशुपति शिव के चित्रित मुहर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो वो आपका जवाब होगा मोहनजोदड़ो से। ठीक है, आपका जवाब क्या होगा? मोहनजोदड़ो होगा। इसके अलावा सूती कपड़े का साक्ष्य है, सूती कपड़े का साक्ष्य भी मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है। ठीक है, सूती कपड़े का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा हाथी के कपाल खंड, ठीक है, हाथी के कपाल खंड, ऊंट, बैल के इक्का गाड़ी आदि के साक्ष्य भी मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुए हैं। ठीक है, हाथी के कपाल खंड, बैल के इक्का गाड़ी और ऊंट के साक्ष्य भी हमें मोहनजोदड़ो से ही मिलते हैं। मोहनजोदड़ो से ही हमें कुंभकारों के 6 भट्ठे और कुंभकारों की बस्तियों का साक्ष्य मिलता है। क्या मिलता है? तो मोहनजोदड़ो से ही हमें कुंभकारों के 6 भट्ठे और कुंभकारों की बस्तियों का साक्ष्य हमें कहाँ से मिलता है? मोहनजोदड़ो से मिलता है। ठीक है, गले हुए तांबे के ढेर, गले हुए तांबे के ढेर, घोड़े के दांत एवं घोड़े की मूर्तियों के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। ठीक है, गले हुए तांबे के ढेर, घोड़े के दांत और घोड़े की मूर्तियों के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? मोहनजोदड़ो से ही मिलते हैं। इसके अलावा एक ऐसा साक्ष्य मिलता है जिसको देखने से ये प्रतीत होता है कि ये जो साक्ष्य है वो अपने अंतिम अवस्था में पहुंच चुकी थी। वो था कि बाल कंकाल, बिखरे हुए बच्चों के या नर कंकाल जो कि अपने अंतिम अवस्था में पहुंच चुके थे, उसके साक्ष्य भी हमें कहाँ से मिलते हैं? मोहनजोदड़ो से ही मिलते हैं। ठीक है, तो देखिए जानवरों में अगर देखें तो हाथी के कपाल खंड, ऊंट के साक्ष्य, इसके बाद घोड़े के दांत, इन तीनों के साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं? मोहनजोदड़ो से ही मिलते हैं। हाथी के साक्ष्य और भी जगहों से मिलते हैं, घोड़े के साक्ष्य और भी जगहों से मिलते हैं, लेकिन यहाँ जिक्र हो रहा है कि हाथी के कपाल खंड, घोड़े के दांत, घोड़े की मेढ़ मूर्तियाँ एवं बैल के खिलौने के, तो इनके साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं? इनके साक्ष्य हमें मिलते हैं मोहनजोदड़ो से। इसके अलावा इससे पहले हम हड़प्पा सभ्यता में देख रहे थे कि मनुष्य के साथ किसी बकरे के अस्थि पंजर का साक्ष्य हमें कहाँ से मिलता है? तो वो है हड़प्पा सभ्यता से। अब देखिए इसमें और क्या क्या साक्ष्य पाए जाते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, अब देखिए बकरे के पीछे छुरा लेकर भागता हुआ एक मनुष्य या एक व्यक्ति, बकरे के पीछे छुरा लेकर भागता हुआ एक व्यक्ति का साक्ष्य हमें मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त होता है। ठीक है, मोहनजोदड़ो से ही हमें एक मुहर पे सुमेरियन नाव का चित्र मिलता है जो यह प्रतीत कराता है, यह हमें विश्वास दिलाता है कि उस वक्त की जो सभ्यता थी वो जलमार्गों का खोज कर चुकी थी, जलमार्गों के द्वारा व्यापार करती थी और सुमेरियन सभ्यता से भी उसके संबंध थे। ठीक है, तो मुहरों पर सुमेरियन सभ्यता या सुमेरियन नाव के अंकन का साक्ष्य हमें कहाँ से मिलता है? मोहनजोदड़ो से ही मिलता है। ठीक है, इसके अलावा चांदी के कलश, पीतल के हेयर पिन और
वृषभ मुद्राओं का साक्ष्य भी हमें मोहनजोदड़ो से ही मिलता है। चांदी के कलश और पीतल के हेयर पिन, वृषभ के मुद्राओं के साक्ष्य, इन सब के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? मोहनजोदड़ो से ही मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा है सर्वाधिक कुओं की प्राप्ति। ठीक है, सर्वाधिक कुओं की प्राप्ति भी हमें मोहनजोदड़ो से ही होती है। सर्वाधिक कुओं की प्राप्ति हमें मोहनजोदड़ो से ही होती है। ठीक है, आगे है कि चांदी के बर्तन के अवशेष जिसके ऊपर तांबे के कुछ औजार हैं और उन औजारों को सूती कपड़े में लपेटा हुआ है। तो ये जो चीज़ है ना, ये जो साक्ष्य है, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आपको हर वो टॉपिक आपके सामने, हर वो पॉइंट रखूँ जिससे बाहर लगभग आने का कोई सवाल ही ना हो। तो इसलिए मैं इतना पॉइंट आपके सामने रख रहा हूँ ताकि आपको कहीं और जाना ना पड़े, आपको कहीं और भागना ना पड़े। और इससे बाहर अगर ये हड़प्पा सभ्यता से या मोहनजोदड़ो स्थल से अगर कोई भी प्रश्न आता है तो इससे बाहर आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए मैं इतना कोशिश कर रहा हूँ कि आपके सामने वो पूरे भरपूर फैक्ट रखूँ। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि मलेरिया के साक्ष्य। पूरी हड़प्पा सभ्यता में मलेरिया के साक्ष्य जो है वो केवल मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त होते हैं। मलेरिया के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? मोहनजोदड़ो से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन जरूर कीजिएगा, मलेरिया के साक्ष्य। ठीक है, तो पूरी सभ्यता में मलेरिया के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुए हैं। ठीक है, संहार सिद्धांत। अब संहार सिद्धांत क्या है? देखिए, संहार सिद्धांत को कई रूपों में समझा जाता है। एक संहार सिद्धांत का अर्थ है संहार, जिसका अर्थ होता है वध करना। ठीक है, एक संहार का अर्थ होता है संवारना। ठीक है, तो उस पर हम नहीं जाएंगे, हम इसको जानेंगे कि संहार सिद्धांत के जो साक्ष्य हैं वो भी मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुए हैं। इन सभी मुख्य बिंदुओं में एक और मुख्य बिंदु है जो मोहनजोदड़ो को अन्य सभी पुरास्थलों से या प्रमुख स्थलों से भिन्न करता है। वो ये है कि मोहनजोदड़ो से किसी भी प्रकार के कब्रिस्तान का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। ठीक है, मृतकों के टीले मिलते हैं, लेकिन यहाँ से किसी भी प्रकार का कोई कब्रिस्तान, किसी भी कब्रिस्तान का साक्ष्य नहीं मिलता है। तो अगर आपसे ये प्रश्न पूछे कि पूरी हड़प्पा सभ्यता में या पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में एकमात्र वह कौन सा स्थल है जहाँ से कब्रिस्तान के साक्ष्य नहीं पाए गए हैं, तो वो है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से किसी भी प्रकार का कोई भी कब्रिस्तान का साक्ष्य नहीं पाया गया। ठीक है, यहाँ हमारा हड़प्पा स्थल और मोहनजोदड़ो स्थल, इनकी विशेषताओं एवं इनकी यहाँ से पाए जाने वाले साक्ष्यों के बारे में हम जान चुके हैं। आगे हम जानेंगे जो अन्य प्रमुख स्थल हैं उनमें। जो हमारा अगला प्रमुख स्थल है वो है चनहुदड़ो। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक और बात है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा या आपको लग रहा होगा कि ये आपके काम का है, आपको इससे फ़ायदा हो रहा है, तो आप प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और जितना भी हो सके शेयर करें, क्योंकि ये मैं जितना भी मेहनत कर रहा हूँ वो आपके लिए ही कर रहा हूँ। और इस बात की पूरी गारंटी है मेरी कि मैंने जो भी पॉइंट, जो भी फैक्ट आपके सामने रखा, जो भी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, उससे बाहर सवाल आने के कोई भी प्रश्न उठते ही नहीं है, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस